हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग जो एनसीईआरटी की सीरीज हम लोग चला रहे थे क्लास 6 की जियोग्राफी की, उसका हम लोग 3rd चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में। और आज के जो 3rd चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जनरली सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर ये सीटेट के लिए रेलिवेंट टॉपिक है तो मैं इसे पढ़ाऊँगी और मैं इसे बहुत ही इंटरेक्टिव वे में लेके आई हूँ। शायद आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा मेरा जियोग्राफी पढ़ाने का तरीका। तो अभी आप लोग देखेंगे और कल के वीडियो में मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं क्लास 6 में उसे मैं कंप्लीट कराऊंगी, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन सीटेट में फ्रेम हो चुके हैं अभी तक चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से, तो हम लोग उसे भी देखेंगे। हम लोग इसलिए उसे देखेंगे क्योंकि हमें समझ में आएगा कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमें सही दिशा में ले जा रही है या ऐसे ही कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने भी खुद भी सीटेट क्वालिफाई किया है और मैंने सोशल साइंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। मैंने जहाँ से पढ़ा है वह मैं अपने नोट्स का ही यूज़ करके आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा उसका तरीका बदला हुआ है, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ भी इसमें कर रही हूँ और ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगे देखने में। तो अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आप लोग अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए या फिर हम और कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें अभी, या फिर जितना सब्जेक्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है उतना पहले कंप्लीट करें फिर आगे के सब्जेक्ट स्टार्ट करें, तो आप लोग उस बारे में अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित रहेंगे और हम लोग सुधार भी करेंगे। जो भी हम प्रॉब्लम्स आप लोगों को लगती हैं अगर आप लोग उसे बताएंगे तो हम लोग उसमें सुधार भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी का जो क्लास 6 का एनसीईआरटी की सीरीज हम लोगों की चल रही है उसका हम लोग चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। 2 चैप्टर इसके पहले कंप्लीट हो चुके हैं, सोलर सिस्टम सौर मंडल का और देशांतर और अक्षांश का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पृथ्वी की गति मोशन ऑफ अर्थ पे पहुँच चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर के नाम से दिया गया है। हम लोग अब उसे पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसे अगले वीडियो में, कल के वीडियो में लेकर आएंगे। और चैप्टर 2 के भी हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों के साथ में ही क्वेश्चंस कर लेंगे और सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। आप ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टॉपिक पर और आप लोग देख सकते हैं, शायद आप लोगों को पिक्चर से भी समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, वो कैसे कैसे वर्क करती हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग उतनी ही चीज़ों को देखेंगे जितनी चीज़ें एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 3 में कवर की गई हैं पढ़ने के लिए। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इसी चैप्टर से कितने हुबहू यहीं से एनसीईआरटी की लाइन ही उठा के एग्जाम में दे दी जाती है। और हम लोग बहुत अलग अलग जगह से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग अब यहाँ से कंप्लीट करेंगे। और अब देखते हैं कि हमारा चैप्टर, जैसे कि हम लोगों ने बात की पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो पृथ्वी की गतियाँ कितने टाइप की होती हैं अब हम लोग उस पर बात करेंगे। अब हम लोग पृथ्वी की गतियों पे पहुंच चुके हैं और पृथ्वी की गतियां 2 टाइप की होती हैं, रोटेशन जिसे कि हिंदी में घूर्णन कहते हैं और रिवॉल्यूशन जिसे कि हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। तो हमें पहले इन 2 टर्म्स के बीच में बहुत अच्छे से अंतर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस टर्म से एग्जाम में काफ़ी टाइम क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आने की संभावनाएं हमेशा ही रहती हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंतर को देखते हैं। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम जाती है तो हम उसे रोटेशन या फिर घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी जो है कैसे घूमती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और जब अपने ही अक्ष पर पृथ्वी घूम जाती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं। ये बातें पिक्चर से भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और ये 2 हमारे जो टर्म्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है।
ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमने लगेगी तो हम उसे रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहेंगे। और जब अगर हम सोचें कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे ही ना तो क्या होगी, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर दिन होगा और दूसरे भाग पर पृथ्वी के रात होगा, और जहाँ पे लाइफ संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं कि पृथ्वी के दिन रात, पृथ्वी पर जो दिन रात होने का कारण होता है वो घूर्णन गति ही होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी इसी लट्टू की तरह अपने अक्ष पर नाचती है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि पृथ्वी घूर्णन के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में या एक दिन के अंदर घूम जाती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पृथ्वी की दैनिक गति हम किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है वो घूर्णन होती है। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट है घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिवस कहते हैं। अर्थ डे हम किसे कहते हैं, तो 24 घंटे में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है तो उसे हम पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कहने लगते हैं। इससे क्वेश्चंस भी बने हैं। और उसके अलावा जो ये नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि दिन और रात होने का कारण जो है वो रोटेशन है। जो भाग सूर्य के संपर्क में पृथ्वी का आता है वहाँ पे दिन होता है और जो नहीं आता वहाँ पे रात हो जाती है। अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी तो एक भाग में दिन होगा और एक भाग में रात होगी, लेकिन पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है, इसलिए एक भाग में दिन होता है और एक भाग में रात होता है, फिर रोटेट करती है, दिन और रात ऐसे होते रहते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये सबसे पहले बात आर्यभट्ट ने ही रखी थी। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक में ये फैक्ट दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पृथ्वी रोटेट कैसे कर रही है, ताकि आप लोग इसे कभी भूलेंगे नहीं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कैसे करती है। तो ये हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, घूम रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, ये हमें पता चल गया और हमें इसे याद भी रखना है। लेकिन एक पॉइंट, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम कह सकते हैं इसे, कि इसे भी हमें याद ही रखना है कि प्रदीप्त बिंदु या प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। तो जब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी के एक पार्ट पे पहुंचती हैं और एक पार्ट पे नहीं पहुंचती हैं। ऐसा तो नहीं है कि साथ ही में हर जगह पहुंच जाती हैं सूर्य की किरणें, ऐसा तो नहीं है। तो एक पार्ट पे सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, इस पार्ट पे नहीं पहुंच रही हैं। तो जिस पार्ट पे पहुंचती हैं और जिस पार्ट पे नहीं पहुंचती हैं उसके बीच में एक लाइन बनती है, उसे हम प्रदीप्त वृत्त या प्रदीप्त बिंदु कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक बुक में क्या लिखा गया है। तो बुक में ऐसा लिखा गया है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे हम प्रदीप्त बिंदु कहते हैं। तो ये दिन और रात को ही तो विभाजित कर रही है, यहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात है, उसके बीच में एक लाइन बन रही है, उसे हम प्रदीप्त बिंदु कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि यह वृत्त अक्ष के साथ कभी नहीं मिलती। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, लेकिन प्रदीप्त बिंदु की जो लाइन है वो यहाँ पर है। तो ये पृथ्वी के अक्ष के साथ कभी नहीं मिलती। ये एक इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, तो इसे हमें याद रखना है। इससे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो स्थिति आप इस टॉर्च और गेंद की देख रहे हैं वही सूर्य और पृथ्वी की स्थिति होती है, कि जो सूर्य की किरणें जिस पार्ट में पृथ्वी के पड़ती हैं वहाँ पे दिन होता है, जहाँ पे नहीं पड़ती हैं वहाँ पे रातें हो जाती हैं, और यही प्रोसेस चलता रहता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है एक बार। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से होकर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उस रास्ते को हम दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं। और इससे कई बार सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो किस रास्ते से होकर जाती है, तो वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग या पथ से होकर जाती है। अब हम लोग रिवॉल्यूशन वाले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि पृथ्वी रिवॉल्यूशन कैसे कर रही है, परिक्रमण गति कैसे कर रही है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी जान लेते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूम रही है वो पृथ्वी, तो ये परिक्रमण गति है। और मौसम में परिवर्तन का जो कारण होता है वो सूर्य की परिक्रमण गति या फिर रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं, वही होता है। और अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये कारण कैसे होता है मौसम के परिवर्तन का। तो पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पृथ्वी ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है, मौसम में जो परिवर्तन होता है, तो किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। और परिक्रमण गति जो है पृथ्वी 365 दिन में पूरा कर लेती है। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी पूरा कर लेती है, सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी
पृथ्वी की गति होती है। और जो मार्ग होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। यहाँ पे हम रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर देख सकते हैं कि पृथ्वी यहाँ पे अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये रोटेशन हो जाती है, और उसके बाद जब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ घूम रही थी तो वो रिवॉल्यूशन हो गई। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ में हमें अच्छे से आया कि किस तरीके से रोटेशन हो रहा है और किस तरीके से रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो जो ये 6 घंटे हम लोग देखते हैं, जनरली हम लोग गिनने के लिए 365 दिन ही बोलते हैं, और ये 6 घंटे 4 साल में मिलकर एक दिन बन जाते हैं, जिस 6 घंटे जो होते हैं 4 साल में मिलकर एक दिन बन जाते हैं, जिसे कि हम लोग फरवरी माह में जोड़ देते हैं, तो वो लीप ईयर बन जाता है। जैसे कि 2020 जो हमारा था वो भी लीप ईयर था, 2024 भी लीप ईयर होगा, और इस 2020 के पहले अगर देखें तो 2016 भी लीप ईयर था। तो हम मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, मौसम में परिवर्तन का कारण रिवॉल्यूशन है, और दिन और रात होने का कारण क्या है, रोटेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे अब क्लियर हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन कैसे होता है। और ये पिक्चर बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर भी कर रहा है। हम लोग रिवॉल्यूशन या परिक्रमण की बात कर रहे थे, जिससे कि मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे ही कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। कर्क रेखा पर पड़ने से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है, जिससे कि वहाँ पे गर्मी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तर अयनांत की स्थिति होती है और वहाँ पे गर्मी होती है, और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और इस दिन अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में मतलब 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो इसे हम उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। हमें ये याद रखना है कि 21 जून को उत्तर अयनांत होता है, और उस दिन उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे कि सूर्य की किरणें जो है सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है। अगर हम यही दक्षिण के सेंस में बात करें तो दक्षिण के सेंस में बात करें तो इधर हम देखते हैं कि जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो सूर्य की प्रकाश का बहुत बड़ा भाग मकर रेखा पर सीधे पड़ता है, जिससे कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश और उष्मा प्राप्त होती है, जिससे कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत के नाम से हम जानते हैं, और होता है, जैसा कि हम लोग फील भी करते हैं कि हमारे दिसंबर में हमारे यहाँ ठंडी होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो लोग रहते हैं वहाँ पे दिसंबर में गर्मी होती है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए। उसके बाद ये जो अगला पॉइंट है, और हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में मतलब कि 22 दिसंबर का जो ये दिन होगा वहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होती हैं, सबसे छोटी रात होगी। और उसके बाद ये जो दोनों पॉइंट हैं, यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट हैं देखते हैं, 21 मार्च का दिन हो गया और 23 सितंबर का जो दिन हो गया को सूर्य की जो किरणें होती हैं विषुवत वृत्त मतलब कि भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और कोई भी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च को और 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को हम विषुव के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है सीधे विषुवत वृत्त पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो जिससे कि दिन और रात बराबर होते हैं और इस स्थिति को हम विषुव के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये चारों पॉइंट क्लियर हुआ मुझे लगता है आप लोगों को। उसके बाद पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसी साइड पृथ्वी झुकी हुई है, तो पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। तो हमारा इतना पॉइंट मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियर। हमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है और उसका कक्षीय तल क्या होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद करके रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
और उसके बाद पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। हम लोगों को पता ही है कि जितनी भी लाइंस पृथ्वी पर बन रही हैं वो सारी चीज़ें हैं काल्पनिक रेखा ही हैं, जो कि पृथ्वी के कक्षीय समतल से पृथ्वी का जो कक्षीय समतल ये है उससे 66.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रही है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन यहाँ से आया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बना तो नहीं है अभी, कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आप लोग कुछ सुझाव भी देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग उसे भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।